पुरानी भारतीय कहावत है, मुफ्त का चंदन ले मेरे नंदन। यह कहावत बताती है कि मुफ्तखोरी या फ्री का कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है, उससे हानि अधिक और लाभ नहीं होते हैं। यह कहावत चरितार्थ होती है वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर, जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। चाहे इंग्लैंड की जो नई नवेली प्रधानमंत्री चुनी गई हैं लिज ट्रस, मुफ्तखोरी का लालच दे करके सत्ता तो ले ली, पर लेकिन आज उन्होंने अपने 4 महीने में 4 वित्त मंत्री बदली कर दिए। वहाँ तो विदेश का मामला है, भारत में भी दिल्ली इसका एक उदाहरण है आपके सामने। और उसके बाद आप पहुँच जाओ उत्तराखंड में, जो कि मध्य हिमालयी राज्य है और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, नेपाल और चीन से। अब मैं यहाँ पर नेपाल और चीन का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो कि चीन के पश्चिमी भाग को देखती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार तक उसका जो है एक दायरा उसको दिया गया है कि तुमने ये इलाका देखना है और यहाँ अतिक्रमण करना है, अतिक्रमण नहीं रोकना है। अतिक्रमण करना क्यों? अतिक्रमण करने वाले देश तो है नहीं। एक तो चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड, इसके बारे में आप दिमाग में बिठा लो। दूसरा, आईएसआई के स्लीपर सेल, वेस्टर्न थिएटर कमांड का आईएसआई के साथ किस तरह का गठजोड़ पुराना है, आगे भी रहेगा। तीसरा, खनन माफिया उत्तराखंड के, जो कि उत्तराखंड को चंबल घाटी बनाने जा रहे हैं, उनके इनसे क्या संबंध है। और अंकल सैम, मतलब जो जो बाइडेन का जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, उनका प्रवचन पाकिस्तान के बारे में, यह सब आप मिलाइए। फिर उत्तराखंड जो शांत दिख रहा आपको, वह शांत नहीं है। नेता शांत हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिए हैं। मुफ्त का चंदन ले मेरे नंदन, मोदी के नाम पर चंदन लग गया और नंदन बैठ गए सत्ता में। उसके बाद उन्होंने देखा मजे आ गए। मजे नहीं आएंगे गुरु, 100 सुनार की 1 लोहार की करनी पड़ेगी, तब आपको दिखेगा कि हकीकत क्या है। यह राज्य शांत नहीं है, राष्ट्र के लिए यह आने वाले समय में संकट पैदा करने वाला है। वो किस प्रकार, बताने से पूर्व मैं आशा अनुरोध करूं कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। पहले पहुंचते हैं हम चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड पर, जिसका कि चीन की 5 कमांडों में ये सबसे बड़ी कमांड है, जो मैंने बताया कि इन राज्यों को, इन देशों को देखती है चीन की, और तिब्बत में इसकी हलचल ज़्यादा होती है। 4057 किलोमीटर जो हमारी सीमा है भारत की चीन से लगती है, चीन की भारत से लगती है, इसको चीन जो है, चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड देखती है। चीन के पक्ष, चीन के हितों के लिए साथी है, चाहे वो कोई भी झड़प, गलवान घाटी की झड़प हो या दूसरे जो प्रकरण चल रहे हैं सीमा पर, उन पर चल रहा हो, तो ये सारा वही उसका ही जो है बड़ी कमांड है। यहाँ पर जो है वहाँ के जो कमांडर जो होते हैं कमांड के, वो भी गिने चुने लोग, अच्छे और एक्सपर्ट लोगों को भेजती है चीन सरकार। अब इसका जो हेड क्वार्टर है वो चेंगडू, मतलब सिक्यांग प्रांत, यानी सिक्यांग के पास पड़ता है। चेंगडू एक जगह, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी की है, वेस्टर्न थिएटर कमांड के बारे में, तब उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके संबंध आईएसआई से और उत्तराखंड के जो भी खनन माफिया हैं या ठेकेदार हैं, सत्ता में भी पहुँच जाते हो, उनसे किस प्रकार के हैं। अब यह सोचना पड़ेगा भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, या उत्तराखंड की जो राज्य के अंदर आती है, उनको किस प्रकार रिपोर्ट अपने जनप्रतिनिधियों को देते हैं। और जनप्रतिनिधि वो हैं जिनके की रहस्यमयी संबंध
आईएसआई के स्लीपर सेलों से रहे हैं, उनके संबंध किस प्रकार से चीन की थिएटर कमांड से हैं नेपाल के रास्ते, और किस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए विदेशी पैसा था, ये सारा गोलमोल। क्या उत्तराखंड में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है? जिस प्रकार आपको शांत दिख रहा है और चार धाम यात्रा पर अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं लग रही है अमरनाथ की तरह, क्या भारत के लोग आने वाले समय में ये चाहते हैं कि चार धाम यात्रा करने के लिए सनातनी जाएं तो अमरनाथ की तरह वहाँ पर जो है प्रोटेक्शन लगानी पड़े? विषय को मैं 2012 से उठाते आया हूँ ई गैरसैंण के माध्यम से, लेकिन इस विषय पर शायद ही कुछ लोग या कुछ एजेंसियां गहराई से सोच रही हैं। किसी ने रिपोर्टिंग की भी होगी सरकार को, लेकिन सरकार में जनप्रतिनिधि में वो बैठे हैं जिनकी की इस विषय पर चलती नहीं है, और इसके और कई कारण हो सकते हैं जिसको कि एनआईए के एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को देखना ज़रूरी है, केंद्र सरकार को देखना ज़रूरी है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दोनों को देखना जरूरी है कि क्या चल रहा है। यह विषय बहुत गंभीर है क्योंकि मध्य हिमालय राज्य है, दिल्ली नज़दीक है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब ये तो वेस्टर्न थिएटर कमांड के बारे में बताया मैंने आपको कि उसकी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, इन सीमाओं पर देखती है। अपने जो इंटरेस्ट होते हैं चीन के, इस कमांड के माध्यम से देखिए सबसे बड़ी कमांड है चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड। यहाँ पर जो कमांडर आता है वो भी बिल्कुल एक्सेप्शनल होता है, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग कमांडर होता है, और उसको वहाँ पर भेजा जाता है। बीजिंग के वॉच में रहती है कमांड हमेशा, क्योंकि इसके रोल बड़े तगड़े हैं। अब यहाँ पर जो है आईएसआई के स्लीपर सेलों की इससे क्या संबंध है? आईएसआई के स्लीपर सेल उन लोगों को पैसा देते हैं जो कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को उत्तराखंड में पैर जमाने में सहायता दें, और चीन को उनके माध्यम से हर चीज़ की, हर जगह की इंफॉर्मेशन, वीडियोग्राफी वगैरह मिलती रहे, हलचलें मिलते रहे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की या वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की, स्थानीय पत्रकारों की, या जो वहाँ के जो भी अच्छे बुद्धिजीवी हैं उनके बारे में सारा लेखा जोखा चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड रखती है। चीन के जो बॉर्डर एरिया में है अपनी व्यवस्था उसकी बहुत अच्छी है, भारत की तुलना में या नेपाल की तुलना में, अफगानिस्तान की तुलना में। चलो पाकिस्तान तो उसको बुला रहा है कि आ जाओ दावत पर, तो वो बात अलग है। चीन के और पाकिस्तान के संबंधों के अलग सिस्टम है। म्यांमार पर भी जो स्थिति है वो सब चीन की देन है, और नेपाल में जिस प्रकार से अतिक्रमण होते रहते हैं, या भूटान में तिरछी नज़र है चीन की, तो वो सारा चीज़ हिसाब किताब उसका अलग है। पर लेकिन भारत के उत्तराखंड पर उसकी विशेष नज़र इस प्रकार रहती है नेपाल के माध्यम से, और वहाँ जो बॉर्डर लगता है उसके माध्यम से, और आईएसआई के माध्यम से, तीन तरफ से वो आक्रमण कर रहा है। वहाँ पर नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है कि स्थानीय लोग वहाँ के प्राचीन परंपरा के 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के हैं, महाभारत कालीन सभ्यता के लोग हैं वहाँ पे स्थानीय लोगों पर। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा है कि पलायन तेजी से बढ़ा, तो स्थानीय लोगों की जो उपस्थिति कम हो रही है और जो बाहर के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का जो खुला बॉर्डर है तराई से लगता हुआ, पश्चिमी उत्तराखंड हो चाहे पूर्वी उत्तराखंड हो, दोनों तरफ जो है उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर लगते हैं, और आईएसआई की एक्टिविटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, माफियाओं की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, अपराधियों की बहुत ज़्यादा है। अब बाबा जी के डंडे से जितने भी अपराधी उत्तर प्रदेश से पलायन करके गए, दिल्ली में छुपने की जगह नहीं मिलने से या एकदम गृह मंत्रालय की पिक्चर में आने के डर से उन लोगों ने सीधा पलायन कर दिया उत्तराखंड को। चुपचाप फेरी वाला, मीट वाला,
ये सब बैठ गए हो, बाल काटने वाला, वेल्डिंग वाला या घुमक्कड़ इत्यादि इत्यादि रूपों में वो बैठ गया, या जमात वाला। उन लोगों की एक्टिविटी वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ी है जब से बाबा जी, ये मेरा बाबा जी का मतलब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने हंटर चलाया है अपराधियों पर। सारे अपराधी और आईएसआई के स्लीपर सेल उत्तराखंड में शिफ्ट हो गए हैं, विशेषकर तराई वाले इलाकों में। जिस पर कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भी पता हो या ना हो, उनको इतना पता कि हमारे अपराधी उत्तराखंड में शरण ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उनको रास्ता देती है, एक्सेस देती है उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में। और साथ साथ उत्तराखंड की पुलिस सोई नहीं है, जाग रही है। पर लेकिन गड़बड़ घोटाला है। घोटाला क्या है कि जिस प्रकार की अंकिता हत्याकांड हुआ, उसका घोटाला सामने आया कि किस प्रकार अनऑथराइज जगह पर मर्जी से रिसोर्ट बन गया और वहाँ पर जो है देह व्यापार चलता है। वहाँ पर जो है गरीब लोगों को ला करके उनका शोषण किया जाता है, हत्याएं होती हैं। ये सारे कितने कितने रिसोर्ट हैं, क्या पुलिस को पता नहीं है? क्या पुलिस को पता नहीं है कि तराई में कहाँ कहाँ जो है उत्तर प्रदेश के अपराधी छुपे हुए हैं? वो ये पैसा देते हैं अपना नाम छुपाने के लिए और अपने बारे में मालूम करने के लिए। क्या उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश को एक स्पेशल टास्क फोर्स और बनानी पड़ेगी, जैसे कि राष्ट्रीय राइफल जैसी जो टास्क फोर्स जो है कश्मीर में है, उस तरह की बनानी पड़ेगी तराई में, ताकि इन आतताइयों से, आतंकवादियों से, जो कि माफियाओं से मिले हुए हैं, स्लीपर सेल हैं और चीन के जो है इशारे पर काम करते हैं, उनको काबू में किया जाए। आने वाला समय बताएगा। पर लेकिन वर्तमान में स्थिति गंभीर है। जैसे कि उधम सिंह नगर में जिस प्रकार से एक राजनीति करने वाले व्यक्ति के घर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस आई अपने अपराधी को ढूंढते हुए, और वहाँ पर एक महिला की भी हत्या हो गई। यह सब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस के जो कोऑर्डिनेशन है, उसका एक उदाहरण है कि उनके आपस में कैसे तालमेल है, किस प्रकार से महिला मारी गई, किस प्रकार से आतंकवादी उत्तर प्रदेश से या अपराधी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की तराई में घुसे हुए हैं। और उत्तराखंड की जो पुलिस है या तो सोई हुई है, या उनके पास मैन पावर नहीं है, और या तो जानबूझ के जो स्थानीय एसएचओ हैं डर के मारे माफियाओं से डरे हुए हैं, वो उनका कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए धामी जी, आपको जनता उत्तराखंड की बताती, मैं नहीं बता रहा हूँ, उत्तराखंड की जनता जगह जगह नुक्कड़ में बता रही कि 100 सोनार की एक लोहार की, एक खुटर खुटर नहीं चलेगा कि ये छोटे छोटे जो चिड़ियाओं को भगा दिया उसके बोलबाजी शांति हो गई। बड़े माफिया हैं, सफ़ेद पोश हैं, उनका कॉलर पकड़ के बाहर खींचो। उन नेताओं को पार्टी से निकालने के लिए चिट्ठी लिखो दिल्ली को कि इनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए, जो कि वहाँ पर जो है अराजनीतिक और अराजकता फैला रहे हैं, राजनीतिक विद्वेष और आतंकवाद फैला रहे हैं। अब आप लिखिए सौरभ बावड़ा जी को, जो कि एमएलए हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, उनको धमकी मिल गई कि उनको मारेंगे, और प्लान भी बन गया था उनको किल करना है। तो जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी जो पत्रकार हैं उसके हाल तो बुरे होंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की जो सत्ता थी उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, तो जोगेंद्र सिंह पत्रकार को सरेआम जला दिया था, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं हुआ। वो स्थिति उत्तराखंड में आ चुकी है क्योंकि डकैतियां 2 लगातार बढ़ चुकी हैं। एक तो विधायक के रिश्तेदार के घर में पड़ी है, दूसरी और ज्ञान सूत्रों से पता चला कि कल ही जो एक डकैती और पड़ी है। यह स्थिति पैदा हुई है। मैं बता रहा हूं कि आपको बार बार ई गैरसैंण बताती आया है कि उत्तराखंड में आईएसआई के स्लीपर सेल पैर जमा चुके हैं, जो कि खनन माफियाओं से, अनेक दूसरे माफियाओं से, यहाँ तक कि जो है उत्तराखंड के जो विभाग हैं उनके माफियाओं के साथ इनका तगड़ा गठजोड़ है। अब ये सवाल उठता है, क्या उत्तराखंड की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है या गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं है?
या जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में पता नहीं है। फिर यह बेखौफ माफिया आईएसआई के स्लीपर सेल क्यों उत्तराखंड में काम कर रहे हैं? आए दिन घटना हो जाती है, बेखौफ है, नेताओं तक को धमकी दे देते हैं, उनको मारने की धमकी दे देते हैं। तो इसके पीछे में तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कारण होगा। या तो सरकार की कमजोरी है, या माफिया भारी पड़ रहे हैं, या केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। जरूर उत्तराखंड की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही वोट दिया था, जो कि विधानसभा में अधिकांश विधायक बैठे हैं, उन्होंने मोदी जी के नाम पर वोट लिया क्योंकि केंद्र में एक सक्षम नेतृत्व है। इसके लिए लोगों ने वोट दिया था, उत्तराखंड के लोगों ने, ताकि अगर हम केंद्र के साथ रहेंगे, केंद्र का जो वो रहेंगे, तो हमारे जो देश की सार्वभौम सत्ता ये सारी जो है मजबूत रहेगी। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो बीच में बैठे हुए हैं, मुफ्त का चंदन ले मेरे नंदन आ गए मुफ्त में, वे काम नहीं कर रहे नंदन जितने हैं। तो उनको काम कराने के लिए धामी जी को विशेष कदम लेना पड़ेगा। उन विधायकों को बाहर फेंकना पड़ेगा जिनकी वजह से यह सारी हरकतें हो रही हैं। आईएसआई की जैसे स्लीपर सेल बेखौफ माफियाओं के साथ घूम रहे हैं। माफियाओं को किसने पाला है सबको पता है, और माफिया कितना पैसा देते चुनाव में सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड इस हालत में क्या चंबल घाटी बन जाएगा, तराई का इलाका स्पेशली, क्योंकि पहाड़ में छुपने की जगह सड़कें भी बन गई है। गाड़ी लेके तुरंत निकला और छुप गए किसी भी इलाके में, ढूंढते रहे तुम्हारी पुलिस। यह एक बहुत बड़ा सुरक्षा का सवाल है, और ये हरकतें यहाँ पर शुरू हो गई हैं चंबल घाटी में। जैसे कभी डकैत बेखौफ घूमते थे, वही स्थिति हो गई। अगर कोई मोह खोलेगा तो उसकी हत्या की जाएगी, या उस पर जो है आगे कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के जब विधायक सुरक्षित नहीं हैं, तो और लोग किस प्रकार सुरक्षित रहेंगे, यह उत्तराखंड की सरकार को सोचना पड़ेगा। अंकल सैम ने जो कि जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को बता दिया संसार का ये सबसे खतरनाक देश है, टेररिस्ट कंट्री है। और जो बात भारत बार बार कह रहा है, वही बात अंकल सैम जो बाइडेन बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है गड़बड़ है, और ये दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जब इस देश ने, आईएसआई ने ओसामा बिन लादेन को पाल पोस करके बड़ा किया, अमेरिका में कांड कराए, इंग्लैंड में काम कराए, और सरेआम दुनिया जानती है इसमें पाकिस्तान स्थित आईएसआई के हेडक्वार्टर का हाथ है। आईएसआई इन्वॉल्वमेंट रहा है। आतंकवादियों की फसल पैदा करने वाले पाकिस्तान के स्लीपर सेल उत्तराखंड में बेखौफ काम कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि इनके गिरेबान में हाथ डालने के लिए नेता भी सोचते हैं, अधिकारी भी सोचते हैं, और पुलिस वाले तो सोचते ही हैं, क्योंकि साफ सरेआम दिखाई दे रहा है। या तो जो है उत्तराखंड की सरकार सोई हुई है, उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, और उत्तराखंड में जो एक्सिक्यूट करने वाले हैं, जो कि अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, वो सब देख रहे हैं। क्योंकि पैसे का भी खेल हो सकता है पीछे के दरवाजे से। जिस प्रकार से विधानसभा में पिछले दरवाजे से एंट्री हो सकती है, अंकिता हत्याकांड हो सकता है, बिना परमिशन के रिसोर्ट बन सकते हैं। क्या मंत्री जी को पता नहीं है, या संतरी जी को पता नहीं है उसके बारे में कि यहाँ पर रिसोर्ट बना हुआ है? और साथ साथ में खुलेआम उत्तर प्रदेश के जितने अपराधी, माफिया और जो आतंकवादी समूह तराई में घूम रहे हैं, इस पर क्या कदम उठाना चाहिए? सुनार की खुटर खुटर होगी या लोहार की धड़ाम पड़ेगी? अगर लोहार का जैसा एक्शन नहीं लेती है उत्तराखंड सरकार, लोहा लोहे को काटता है। बड़ी चोट के लिए तब कहा जाता है जबकि सामने जो टारगेट है बड़ा हो। यह लोहार की चोट धामी जी कब मार रहे हैं, जनता देख रही है। अराजकता के ये प्रश्न चिन्ह है
जिसको कि जनता उठा रही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जनता पूछ रही है उन जनप्रतिनिधियों को अभी तक बाहर क्यों नहीं किया गया, जिनकी वजह से घोटाले, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। प्यादों को आपने जरूर जेल में डाल दिया, चाहे अपराधी हो चाहे माफिया हो। भ्रष्टाचार के का प्यादा, अपराध का प्यादा तुमने अंदर डाल दिया। इनको तगड़ी सजा कब मिलेगी, इनकी आकाओं को उनकी आका सामने क्यों नहीं आ रहे। ये सवाल उत्तराखंड सरकार के हैं। और इससे क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी का जनाधार कमजोर हो रहा है। इसको सुधारने के लिए अब योगी आदित्यनाथ के जो अनुकरण वाले रास्ते पर, या आप कह सकते हैं उनके पद चिन्हों पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पर उत्तराखंड की सरकार को चलना ही पड़ेगा। अन्यथा आने वाले समय में देश के लिए यह खतरनाक है ही, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी उत्तराखंड में कमजोर कर रहा है। नेता बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, सब सही है, गलत बात है। जनता को जो मैसेज जा रहा है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल एज है, क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं कि आपकी बात में आ जाए नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है। इन पर एक्शन लेना ही पड़ेगा और तुरंत लीजिए। तमाम उत्तराखंड के पत्रकार, उत्तराखंड के बुद्धिजीवी नागरिक इस बात को उठा रहे हैं। तो इस पर आप कब एक्शन लेंगे, यह जनता की नज़र में है। और केंद्र का हस्तक्षेप कब और कैसे होगा, इस पर भी जनता की नज़र है। मैं मदन मोहन ढौंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।